हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विकास जांगड़ा। मीनिंगफुल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक अच्छा सा टॉपिक। का टेंथ साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको ये पूरा का पूरा लेसन करवा दूंगा केवल 20-30 मिनट में। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए इसको, क्योंकि मैंने देखा, मुझे एक्सपीरियंस है कि लगभग 80% बच्चे इस चैप्टर का रट्टा मारते हैं, लेकिन ये रटने वाला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। रट के आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझ के करना होगा। और आज मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा, देखिए। और अगर आप मीनिंगफुल स्टडी को में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हम अच्छी वीडियो आपके जो लायक हैं वो वीडियो दे सके हर रोज़। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और ये देखिए शुरू में इसमें क्या क्वेश्चन उठता है इस चैप्टर में। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मतलब ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया नाम तो है इसका, लेकिन ये होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया, तो आपको बताता हूं। मतलब देखिए, Mg+O। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन। ये जो दो पदार्थ हैं ये मिले आपस में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, MgO, एक पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक अच्छे से किसी पदार्थ का निर्माण करें, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया। एक और क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई है, तो कैसे पता चलेगा। देखिए, फर्स्ट बात होगी क्या कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा पदार्थ के। ठीक है, फर्स्ट थिंग होगी रंग में परिवर्तन। सेकंड थिंग क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसकी जो जहां पर वो है अवस्था, यानी बदल जाएगा सब कुछ, उसका दिशा बदल जाएगी। ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, तापमान में परिवर्तन, यानी कि उसका तापमान बदल जाएगा उस चीज का, अगर उस पदार्थ में वो हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो। ठीक है। फोर्थ थिंग, लास्ट थिंग क्या है, गैस का निष्कासन होगा, गैस का निकास या फिर उत्सर्जन होगा। ठीक है, गैस निकलेगी उस चीज में से। ठीक है, ये चार चीजें हैं ना, जो इससे पता चलता है कि किसी चीज में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये थी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन उठता है, रासायनिक समीकरण। अच्छे से समझाएंगे हम आपको, पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देख के अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आए तो बेशक चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, यहाँ पर ये बहुत अच्छी वो होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल बिना रटने का तो नाम मत लीजिए। अगर आप रटना चाहते हैं तो यहाँ पर चैनल पर आइए ही मत गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज दी जाती है आपको अच्छे से, गहराई से नॉलेज दी जाती है हर चीज की। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वो मान लीजिए। ठीक है,
इसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो ये देखिए, आपको बताते हैं हम मैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, समीकरण को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, उसको शब्दों में लिखना ये होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको समीकरण के हिसाब से लिखना यही होता है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। क्या उठते हैं, देखिए, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ध्यान देना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड बना दिया इसने। इसमें क्या उठते हैं दो, मतलब दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन दो जो पदार्थ हैं, इन्होंने आपस में अभिक्रिया की। ठीक है, आपस में अभिक्रिया की तो इन्हें पता क्या कहते हैं, अभिकारक। रटना नहीं है, यानी कि अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन दोनों ने भाग लेके रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज बनाई है। ठीक है, भाग किसने लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक की परिभाषा आसानी से समझ आ गई होगी आपको, आशा करता हूँ। और जो ये भाग लेके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके जो जिस चीज का निर्माण करते हैं ना, उन्हें पता क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। अभिकारक भाग लेते रासायनिक अभिक्रिया में, और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं। ठीक है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो, रटना नहीं बिल्कुल भी। फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। देखिए, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जो द्रव्यमान है या ऊर्जा लगा ले, द्रव्यमान है, उसका न तो निर्माण होता है। ठीक है, इसका न तो होता निर्माण, और न ही इसका विनाश होता है, न ही ये खत्म होती है। यही होती है, यही होता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। और एक बात और आती है यहाँ पर, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे, क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या होता है। मान लीजिए हमने एक ले लिया Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसमें देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है कि अभिकारक
ये क्या होता है? अभिकारक। और ये क्या होता है? उत्पाद। जो अभिकारक है और उत्पाद है, इसके जो परमाणु हैं, परमाणुओं की संख्या दोनों साइड समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है? 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर वो है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हमें संतुलित करना होगा। H2 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर O4 क्या है, मतलब ऑक्सीजन क्या है? 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके आगे 4 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन 4 हो गई, और ये क्या हो गई? 4 to 8। हाइड्रोजन क्या होगी? 8 होगी, तो हम यहाँ पर भी 4 लगा देंगे, ये भी 8 हो गई। Fe कितनी है? 3। यहाँ पर 3, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। अब क्या हुई? ये हुई संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि दोनों साइड जो परमाणु हैं, इनकी संख्या है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये थी संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे बढ़ते हैं हम। रुकिए एक सेकंड आप। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, मान लीजिए ये हो गया मैग्नीशियम रिबन। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये कहता है कि ये वायु में जलाने से पहले इसको साफ क्यों किया जाता है? देखिए, वायु में जलाने से पहले, वायु किसी चीज को, मतलब हम वायु क्या होती है? ऑक्सीजन। इसको जलाने, मतलब इसको जलाना होगा तो देखिए, मैग्नीशियम को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। फिर ये जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और फिर ये जलेगा। लेकिन इसको साफ क्यों किया जाता है? देखिए, अगर मैग्नीशियम के यहाँ पर चारों तरफ क्या होंगे? धूल कण होंगे ना, तो ये ऑक्सीजन है ना, ये सीधे इसके साथ संपर्क में नहीं आ पाएगी, धातु के साथ संपर्क में नहीं आ पाएगी। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाएगी, धूल कण के साथ संपर्क में आएगी, जिससे मैग्नीशियम रिबन नहीं जल सकेगा। इसलिए इसको साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का सीधा संपर्क इससे हो सके और ये आसानी से जल सके। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह को हटाया जा सके, फिर ये हवा के संपर्क में आ जाएगा और मैग्नीशियम रिबन जलने लगे। ये था आसान सा क्वेश्चन। अगर रटेंगे नहीं तो आप बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, फिर आपको ले चलते हैं एक अच्छी सी अभिक्रिया के पास। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। इस तरह से लिखिएगा। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए उष्मा, जैसे कोई भी अभिक्रिया आ जाए, तो अभिक्रिया को लिख के ये 2 ऐसे लगा के डैश डैश, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम चेकर को। ठीक है, और आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। देखिए, आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ठीक है, मान लीजिए ये है CH4 प्लस O4। ये अभिकारक है हमारा। इसने क्या किया? CO4 का निर्माण किया और प्लस H2O का निर्माण किया, प्लस ऊर्जा का निर्माण किया। ऊर्जा या फिर उष्मा, कुछ भी लगा लीजिए।
एक ही होती, ठीक है। ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या कहती है हमें? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आसान सी अभिक्रिया थी हमारी, और इसका उदाहरण है जो हम, ये उदाहरण नहीं करना आपको, इसका ये कर लीजिए, बेशक कर लीजिए, लेकिन ये हमें रटने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें इसका उदाहरण है बिल्कुल अच्छा, ठीक है। 2 क्वेश्चन का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखना, क्योंकि 1 नंबर की आती है अभिक्रिया और 1 नंबर का होता है उदाहरण, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि श्वसन है जो, वो एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। इसका मतलब बताइए। उसने कह दिया कि ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसको मतलब बताइए कैसे है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हमें बताना है। देखिए ये हो गए मान लीजिए हम, हर चीज को अच्छे से आपको कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। ये देखिए, ये कोई भी है ह्यूमन, कोई मनुष्य है, ये आपको पता है। इसको क्या है, इसको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की। संभव सी बात है, ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा किससे मिलती है हमें? आपको भी पता है, भोजन से ऊर्जा मिलेगी। अगर हम भोजन करेंगे तभी हमारे शरीर में शक्ति आएगी, ठीक है। ये आसान सी बात फिर रहेगी। जो हमारी पाचन क्रिया होती है ना, इसमें खाद्य पदार्थ है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे हम यहाँ से भोजन करते हैं, दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में पाचन क्रिया में बट जाता है भोजन, ठीक है। जैसे चावल, आलू और ब्रेड, इनमें क्या होता है? इनमें होता कार्बोहाइड्रेट। चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके टूटने से पता क्या बनता है? इसके टूटने से, इसके विखंडन होने से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होती है? हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए हमारे शरीर में क्या होती हैं? कोशिकाएं। और ये जो ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बना है। ये कोशिकाओं में हमारे शरीर में कोशिकाओं में क्या होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन होती है कोशिकाओं में, और इस ऑक्सीजन
ये जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या देता? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसी विशेष अभिक्रिया का निर्माण है श्वसन। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जीवित रहने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती? ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। ऊर्जा के मतलब जो ऊर्जा है वो किस चीज से मिलती है? भोजन से मिलती है। जो पाचन क्रिया है उसमें खाद्य पदार्थ वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के आता है। ठीक है, जैसे चावल, आलू, चावल, आलू और ब्रेड में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है ये पता क्या करता है? ये हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं में उपस्थित क्या है? ऑक्सीजन। इससे मिलकर हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ठीक है, इसी अभिक्रिया का नाम है श्वसन। ठीक है, तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं थी। इसका मैं उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए उदाहरण देखिए, C6H12O6। ये क्या है? ये किस चीज का सूत्र है? ग्लूकोज का। ये अपने मन में बैठा लीजिए, 1 नंबर में भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ये किससे अभिक्रिया करता है? हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से। ठीक है, और किस चीज का निर्माण करता है? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा। देखिए, हमने भोजन किया, भोजन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता? ऊर्जा। कैसे देता है ऊर्जा? कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, प्लस में H2O भी देता है। H2O कैसे? हम पेशाब करके हमारा H2O बाहर निकालते हैं। ठीक है, जल यानी कि जल पेशाब के द्वारा, और साथ में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ठीक है, ये था हमारा इसका उदाहरण। और इसे हमें ये संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर H12 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसे 12 कर लेंगे। ये हो गया 12। तो ऑक्सीजन क्या कितनी हो गई? 6 और 2 8 हो गई ऑक्सीजन। और वहां पर ऑक्सीजन कितनी है? 6 और 2 8। सही, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो कार्बन कितना यहाँ पर? 6। यहाँ पर कितना कार्बन? 1। तो यहाँ पर 6 कर देंगे। ऑक्सीजन कितनी होगी? 6 दूनी 12 और 6 18। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 और यहाँ पर भी 6 कर देंगे। 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन भी यहाँ पर भी 12 हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर 18, यहाँ पर ऑक्सीजन 18। ठीक है, ये था किसका उदाहरण? श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और एक बात और ये पता है, ये ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया का भी उदाहरण लिखेंगे हम। ठीक है, बन गया ना 2 अभिक्रियाओं का एक उदाहरण। इसलिए ये श्वसन वाली अभिक्रिया का भी उदाहरण, क्योंकि इसमें ऊष्माक्षेपी का क्यों है ये उदाहरण? क्योंकि इसमें ऊर्जा निकल रही है। और ऊष्माक्षेपी ये तो अभिक्रिया थी कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो। ठीक है, तो दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और ये जो वीडियो का है ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं इसको कवर करवा दूंगा पूरे चैप्टर को। ठीक है, अगर आप आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड पार्ट अपलोड करें तो सेकंड पार्ट लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।